बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का चैप्टर 4 है। और चैप्टर 4 हमें बताता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर, कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे है सेक्शन 16 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। इसका सब सेक्शन 1 हमें कहता है कि द गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश रेंट ट्रिब्यूनल इन अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया एज इट मे डीम नेसेसरी। इसमें कहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया में जहाँ पे गवर्नमेंट ज़रूरी समझती है एक रेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करेंगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 अ रेंट ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्पेशल जजेस रेंट टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र इसलिए कि हम ये पंजाब का रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इस सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो लाहौर हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करेगी, मशवरा करेंगी, और लाहौर हाई कोर्ट के मशवरे के साथ फिर रेंट ट्रिब्यूनल में एक या एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाएंगे जो कि रेंट केसेस को, एप्लीकेशंस वगैरह को सुनेंगे। सब सेक्शन 3 में कहते हैं सब्जेक्ट टू दिस एक्ट द लाहौर हाई कोर्ट में एम्पावर अ सिविल जज और अ जुडिशल मजिस्ट्रेट टू एक्ट एज रेंट ट्रिब्यूनल फॉर अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया। इसमें कहते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो किसी सिविल जज को या जुडिशल मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती हैं, इख्तियार दे सकते हैं कि आप एज अ रेंट ट्रिब्यूनल जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के किसी एरिया में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद है सब सेक्शन 4 द रेंट ट्रिब्यूनल शेल एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर अ केस अंडर दिस एक्ट। तो इसमें कहते हैं कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसके पास कोई भी केस आएगा तो उस केस पे वही रेंट ट्रिब्यूनल, इस एक्ट में जो जुरिस्डिक्शंस दी गई है रेंट ट्रिब्यूनल को, वही एक्सक्लूसिवली उसको एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 5 इफ़ देयर आर मोर देन वन स्पेशल जजेस रेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया a special judge rent designated by the Lahore High Court shall act as an administrative special judge rent in the district or the area। इसमें कहते हैं कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी एरिया में एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस अपॉइंटेड हैं तो फिर लाहौर हाई कोर्ट उनमें से किसी एक को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो जज अपॉइंट करेंगी, जो कि आगे जो मज़ीद जो जजेस होंगे उनको वो केसेस को मार्क करेगा। उसके बाद है सेक्शन 17 जो रेंट रजिस्ट्रार के बारे में बताता है। इसका सब सेक्शन 1 है द गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ रेंट रजिस्ट्रार इन अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया एज इट मे डीम नेसेसरी। कि जो पंजाब हुकूमत है वो डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया में हुकूमत जहाँ पे ज़रूरी समझती है रेंट रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेंगी। सब सेक्शन 2 द रेंट रजिस्ट्रार शेल मेंटेन अ रजिस्टर टू इंटर पार्टिकुलर्स ऑफ अ टेनेंसी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल और एनी अदर एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस। तो इसमें कहते हैं कि जो रेंट रजिस्ट्रार है वो अपने पास एक रजिस्टर रखेगा और उस रजिस्टर में जो टेनेंसी एग्रीमेंट के हवाले से जितनी भी तफसीलात होती हैं वो रेंट रजिस्ट्रार उसको अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का आपस में उस प्रेमिसेस के हवाले से कोई एग्रीमेंट टू सेल होता है या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो रेंट रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी है कि वो अपने पास रजिस्टर में वो सारी चीज़ें, वो तफसीलात दर्ज करेगा। उसके बाद है 18 सेक्शन स्टाफ एंड एस्टेब्लिशमेंट द गवर्नमेंट में अपॉइंट स्टाफ ऑफ अ रेंट ट्रिब्यूनल टू परफॉर्म सच फंक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इसमें कहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो रेंट ट्रिब्यूनल का जो स्टाफ है उसको भी अपॉइंट करेगा। उसके बाद सेक्शन 19 फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब जब रेंट ट्रिब्यूनल में कोई एप्लीकेशन आएगा तो कैसे उसको फाइल किया जाएगा। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि एनी एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेंटेड प्रेमिसेस शेल बी फाइल इन द रेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द एरिया और द डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कहते हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, फिर उस प्रेमिसेस के हवाले से जो रेंट पे जो जगह दी गई है उस हवाले से अगर टेनेंट का या लैंडलॉर्ड का कोई एप्लीकेशन वो फाइल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल में वो फाइल करेंगे। उसके बाद है सब सेक्शन 2 If an application is filed under subsection 1, the administrative special judge of the area or the district may take cognizance of the case or entrust the same to any other special judge। तो इसमें कहते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन सब सेक्शन 1 ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है रेंट ट्रिब्यूनल में तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा किसी एरिया या डिस्ट्रिक्ट में वो उस एप्लीकेशन की कॉग्निजेंस लेगा, यानी उसको सुनेगा और उसको फिर आगे मार्क कर सकता है किसी स्पेशल जज को।
उसके बाद सब सेक्शन 3, एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शेल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स द रिलीफ क्लेम्ड एंड शेल बी अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसमें कहते हैं कि जो सब सेक्शन 1 में जो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएंगी, जो कि मैंने ऊपर बता दिया कि टेनेंट है या लैंडलॉर्ड है, वो कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में, तो उस एप्लीकेशन में वो अपने वो कंसाइज स्टेटमेंट बताएगा, फैक्ट्स बताएगा कि वो क्यों इस एप्लीकेशन को फ़ाइल कर रहा है, उसका क्या मसला है वो बताएगा, और वो क्या रिलीफ क्लेम करना चाहता है वो भी उस अपने स्टेटमेंट में एप्लीकेशन में बताएगा। और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके पास, जो उसके पोजीशन में होते हैं एप्लीकेंट के, तो वो भी साथ लगाएगा उस एप्लीकेशन के साथ और फिर फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में। उसके बाद सब सेक्शन 4, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट द लैंडलॉर्ड शैल सबमिट his affidavit of not more than 2 witnesses along with the eviction application। इसमें कहते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड वो टेनेंट को एविक्ट करना चाहता है, बेदखल करना चाहता है, और उसके लिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है रेंट ट्रिब्यूनल में, तो लैंडलॉर्ड जो है वो अपना एफिडेविट भी सबमिट करेगा एप्लीकेशन के साथ, और 2 जो गवाह होंगे उनके एफिडेविट भी एप्लीकेशन के साथ लगा के फ़ाइल करेगा। उसके बाद है सेक्शन 20, एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट। इस सेक्शन में कहते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड रेंट वसूल नहीं करता तो टेनेंट जो है फिर वो क्या करेगा, उसके लिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। तो इसमें कहते हैं सब सेक्शन 1 में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट इफ़ अ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रेंट द टेनेंट में फाइल एन एप्लीकेशन इन द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर द डिपॉजिट ऑफ द रेंट। इसमें कहते हैं कि अगर लैंडलॉर्ड रेंट एक्सेप्ट नहीं करता, वो लेता नहीं है टेनेंट से, रेंट नहीं लेता, तो फिर टेनेंट जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में। उसको बताया गया एप्लीकेशन में रेंट ट्रिब्यूनल को कि ये जो लैंडलॉर्ड है उसको ऑर्डर किया जाए कि वो मुझसे ये रेंट वसूल कर लें। तो सब सेक्शन 2 में फिर आगे रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा वो इसमें बताया हुआ है कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड अलाउ द टेनेंट टू डिपॉजिट द रेंट फॉर द पीरियड ऑफ फॉर विच द लैंडलॉर्ड हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव द रेंट। जिसमें कहते हैं कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो टेनेंट को कहेगा कि आप जितना भी आपने वो रेंट पे करना है, जो करना था, जो लैंडलॉर्ड वसूल नहीं कर रहा, आप वो रेंट ट्रिब्यूनल में वो आप उसको जमा करें, सबमिट करें अपना जो रेंट है। तो उसके बाद सब सेक्शन 3 में कहते हैं कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय द टेनेंट एंड may पास एन ऑर्डर परमिटिंग द लैंडलॉर्ड टू कलेक्ट द सेम। तो जब वो टेनेंट रेंट को जमा करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में, तो रेंट ट्रिब्यूनल फिर इन्फॉर्म करेगा लैंडलॉर्ड को कि आप आ जाएं और अपना ये जो आपका रेंट है ये यहाँ से वसूल कर लें। इसके बाद है सेक्शन 21, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। इसमें कहते हैं कि पार्टीज़ किस तरह अपीयर होंगी रेंट ट्रिब्यूनल में, और अगर अपीयर नहीं होती तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं, इफ़ एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट अदर देन एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट इज फाइल्ड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड in the schedule for appearance of the respondent on a date not later than 10 days through process server, registered post, acknowledgement due and courier service। इसमें कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट के अलावा अगर कोई भी एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल में फ़ाइल किया जाता है तो रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस इशू करेंगे रिस्पोंडेंट को। जो ये हम एक्ट पढ़ रहे हैं इसके आखिर में शेड्यूल में एक फॉर्म दिया गया है, कहते उसी फॉर्म में नोटिस भेजा जाएगा रिस्पोंडेंट को। और अपीयरेंस के लिए जो रिस्पोंडेंट की जो अपीयरेंस है उसको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, और वो नोटिस थ्रू प्रोसेस सर्वर, रजिस्टर्ड पोस्ट या किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजा जाएगा रिस्पोंडेंट को। सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि वो जो नोटिस भेजा जाएगा रिस्पोंडेंट को, उस नोटिस के साथ साथ एप्लीकेशन जो कि मूव हुई है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, उस एप्लीकेशन की कॉपी, और उस एप्लीकेशन के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड है तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी नोटिस के साथ रिस्पोंडेंट को भेजी जाएंगी। उसके बाद है सब सेक्शन 3, if the respondent fails to appear and the rent tribunal is satisfied that the notice has not been served on the respondent or the respondent is willfully avoiding the service of the notice, the rent tribunal may direct service of the notice by affixing a copy of the notice at some conspicuous part of the rented premises or residence of the respondent or publication in the press, electronic media or any other mode। तो सब सेक्शन 3 में कहते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट वो अपीयर नहीं होता रेंट ट्रिब्यूनल के सामने और रेंट ट्रिब्यूनल दर्ज झेल बातों से सेटिस्फाई हो जाए कि वो जो नोटिस है वो ठीक तरीके से या तो रिस्पोंडेंट को मिला नहीं, उसको पहुंचा नहीं, या रिस्पोंडेंट वो जानबूझ के उस नोटिस से ख़ुद को अवॉइड कर रहा है, ख़ुद को छुपा रहा है कि वो उसको वो जो नोटिस है वो उसको मिले नहीं, नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल डायरेक्शंस देंगी कि वो जो नोटिस है उसको
जो रेंटेड प्रेमिसेस है, जो जगह रेंट पे ली गई है या दी गई है, वहाँ पे किसी कंस्पिशियस पार्ट पे उस नोटिस को एफिक्स किया जाए, या जो रिस्पोंडेंट है उसके रिहाइशगाह, उसके घर या दरवाजे या दीवार पे वहाँ पे अफिक्स्ड किया जाए। और दूसरा तरीका ये है कि वो जो नोटिस है उसको किसी प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी तरीका जो मुनासिब है वहाँ पे उसको पब्लिश किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो जो रिस्पोंडेंट है वो अपीयर नहीं होता और रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाती है कि वो नोटिस ठीक तरीके से रिस्पोंडेंट को सर्व हो चुका है, उसको पहुंच चुका है, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल उस प्रोसीडिंग को एक्स पार्टी का ऑर्डर करेंगी, एक तरफा फैसला करेंगी और अपना फाइनल ऑर्डर जो है वो पास करेंगी। सब सेक्शन 4 में कहते हैं इफ़ एन एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट अ रिस्पोंडेंट, the respondent may within 10 days from the date of knowledge apply to the rent tribunal for setting aside the ex party order along with the application for leave to contest। तो सब सेक्शन 4 पे कहते हैं कि जब रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास्ड होगा और फिर रिस्पोंडेंट 10 दिन के अंदर अंदर उसको जब इल्म हो जाता है कि मेरे अगेंस्ट जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर वो रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन देगा रेंट ट्रिब्यूनल में कि वो जो एक्स पार्टी ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाए, और साथ में एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट भी फाइल करेगा रिस्पोंडेंट। अब लीव टू कंटेस्ट क्या है ये मैं आपको सिंपल से यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि सिविल केस फाइल किया जाता है तो दावा पहले दायर किया जाता है, अब जो डिफेंडेंट होता है वो दावा का जवाब दावा देता है, तो वो जो जवाब दावा है उसको यहाँ पे इस एक्ट में लीव टू कंटेस्ट कहा जाता है, जो रिटर्न रिप्लाई है उसको लीव टू कंटेस्ट कहा जाता है। तो उसके बाद सब सेक्शन 5 है इफ़ द रिस्पोंडेंट शोज अ सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो जो अपीयर नहीं हो रहा रेंट ट्रिब्यूनल में, वो अपने नॉन अपीयरेंस के हवाले से अगर कोई सफिशिएंट कॉज बताता है रेंट ट्रिब्यूनल को, तो फिर आगे कहते हैं कि द रेंट ट्रिब्यूनल में सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर ऑन सच टर्म्स एज इट मै डीम्स फिट, तो फिर जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करेंगे कुछ शराइत के साथ, उस रिस्पोंडेंट के लिए कुछ शराइत रखेंगी रेंट ट्रिब्यूनल कि आपने आइंदा हाजिर होना है। और सब सेक्शन 6 में कहते हैं कि वो जो पार्टीज़ हैं वो ख़ुद भी अदर रेंट ट्रिब्यूनल में वो पेश हो सकती हैं और अपने किसी रिकॉग्नाइज एजेंट के ज़रिए भी, या कोई वकील या कोई जो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं उनके ज़रिए भी रेंट ट्रिब्यूनल में वो अपीयर हो सकते हैं। और उसके बाद सब सेक्शन 7 है इफ़ ऑन अ डेट फिक्स द एप्लीकेंट फेल्स टू अपीयर द रेंट ट्रिब्यूनल में डिसमिस द एप्लीकेशन। ऊपर तो हमने रिस्पोंडेंट के अपीयरेंस के हवाले से पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की है रेंट ट्रिब्यूनल में वो अगर ख़ुद अपीयर नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि अगर एप्लीकेंट वो अपीयर नहीं होता तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल उसके एप्लीकेशन को डिसमिस करेंगी। और सब सेक्शन 8 में कहते हैं इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन एप्लीकेंट, कि वो जो एप्लीकेंट है उसके वो अपीयर नहीं हो रहा था और उसके एप्लीकेशन को रेंट ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया, एंड एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सेम इज़ मेड विद इन 30 डेज ऑफ द डिसमिसल ऑर्डर, तो फिर वो जो एप्लीकेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर रेंट ट्रिब्यूनल में एक और एप्लीकेशन देगा कि उसने जो पहला एप्लीकेशन फाइल किया था जो कि डिसमिस हो चुका है उसको रिस्टोर किया जाए। द रेंट ट्रिब्यूनल में रिस्टोर द एप्लीकेशन ऑन सच टर्म्स एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसके एप्लीकेशन को रिस्टोर करेंगी कुछ शराइत के साथ जो कि रेंट ट्रिब्यूनल ज़रूरी समझती है। उसके बाद है सेक्शन 22 लीव टू कंटेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एक सिविल केस में दावा दायर किया जाता है और दावे का जब जवाब दावा आता है तो उस जवाब दावा जो होता है ना, यहाँ पे रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में उस जवाब दावे को लीव टू कंटेस्ट कहा गया है। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि अ रेंट ट्रिब्यूनल शेल नॉट अलाउ अ रेस्पोंडेंट टू डिफेंड द एप्लीकेशन अनलेस ही ऑब्टेन्स लीव टू कंटेस्ट। रेंट ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट को एप्लीकेशन डिफेंड करने के लिए तब तक अलाउ नहीं करेगा जब तक कि वो रिस्पोंडेंट लीव टू कंटेस्ट ऑब्टेन ना करें। सिंपल सा मैं आपको ये यहाँ पे समझा देता हूँ कि जब एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाता है रेंट ट्रिब्यूनल में और रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजा जाता है, फिर जब रिस्पोंडेंट आएगा रेंट ट्रिब्यूनल में वो उस एप्लीकेशन को डिफेंड करेगा, लेकिन तब डिफेंड करेगा जबकि वो लीव टू कंटेस्ट ऑब्टेन करेगा, यानी वो उस एप्लीकेशन का वो रिटर्न रिप्लाई देगा रेंट ट्रिब्यूनल को, तब वो उस एप्लीकेशन को डिफेंड कर सकेगा। तो सब सेक्शन 2 आगे सब्जेक्ट to this act, a respondent shall file an application for leave to contest within 10 days of his first appearance in the rent tribunal। तो इस सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि वो जो लीव टू कंटेस्ट है वो कब फाइल किया जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि जब रिस्पोंडेंट अपीयर हो जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल में तो उसकी जो अपीयरेंस का दिन होगा उस दिन से आगे 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू कंटेस्ट यानी रिटर्न रिप्लाई देगा रिस्पोंडेंट रेंट ट्रिब्यूनल को।
सब सेक्शन 3, एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट शेल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिटर्न रिप्लाई, कि वो जो लीव टू कंटेस्ट होगा उसमें वो एक रिटर्न रिप्लाई होगा, जो उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव हुई है रन ट्रिब्यूनल में, उसका जो रिटर्न रिप्लाई होगा वो उसको लीव टू कंटेस्ट कहा जाएगा। और उस रिटर्न रिप्लाई में क्या क्या होगा वो आगे बताया गया है कि स्टेटिंग ग्राउंड्स ऑन विच द लीव इज सॉट एंड शेल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट ऑफ द रिस्पोंडेंट, अ कॉपी ऑफ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन एंड इफ डिजायर्ड एफिडेविट्स ऑफ नॉट मोर देन 2 विटनेसेस। तो जब रिस्पोंडेंट रिटर्न रिप्लाई देगा उस एप्लीकेशन का, उसके साथ साथ वो अपना एफिडेविट भी देगा, और उसके अलावा उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर रिस्पोंडेंट के पास तो वो भी उस रिटर्न रिप्लाई के साथ रेंट ट्रिब्यूनल को देगा, और अगर उसके साथ विटनेसेस है, गवाह है, तो 2 गवाह जो है उसके भी एफिडेविट देगा। Subsection 4. The rent tribunal shall not allow leave to contest to a respondent unless the application disclose sufficient grounds for production of oral evidence. इसमें कहते हैं कि रेंट ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट को लीव टू कंटेस्ट तब तक अलाउ नहीं करेंगी कि जब तक रिस्पोंडेंट के पास कोई सफिशेंट ग्राउंड्स होंगे ओरल एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद सब सेक्शन 5, द रेंट ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। जब रिस्पोंडेंट लीव टू कंटेस्ट वो फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में, तो रेंट ट्रिब्यूनल उस लीव टू कंटेस्ट को 15 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेगा, उस पर फैसला करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 6, if the leave to contest is refused or the respondent has failed to file an application for leave to contest within the stipulated time, the rent tribunal shall pass the final order. तो सब सेक्शन 6 में कहते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट लीव टू कॉन्टेस्ट वो फाइल नहीं करता रेंट ट्रिब्यूनल में 10 दिन के अंदर, जो कि 10 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, तो सब सेक्शन 2 में जो 10 दिन का टाइम है उसमें अगर रिस्पोंडेंट लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल नहीं करता रेंट ट्रिब्यूनल में, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल अपना फाइनल ऑर्डर पास करेंगी। सेक्शन 23, रिटर्न रिप्लाई, if the leave to contest is granted, the rent tribunal shall treat the application for leave to contest as a written reply. इसमें कहते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट को लीव टू कंटेस्ट ग्रांट किया जाता है तो रेंट ट्रिब्यूनल वो जो एप्लीकेशन होता है लीव टू कंटेस्ट उसको रिटर्न रिप्लाई कंसिडर करेंगी। उसके बाद है सेक्शन 24, पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग प्रोसीडिंग। सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि जब लैंडलॉर्ड एविक्शन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, यानी टेनेंट को बेदखल करने के लिए लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन देगा रेंट ट्रिब्यूनल को, और रेंट ट्रिब्यूनल जब टेनेंट को लीव टू कॉन्टेस्ट ग्रांट करेगा तो उसके साथ रेंट ट्रिब्यूनल वो डायरेक्शंस देगी टेनेंट को कि आपका जो बकाया किराया है जो आपने पे नहीं किया उसको स्पेसिफाइड टाइम में उसको पे करो, और बकाया जब तक उस एप्लीकेशन पे फ़ैसला नहीं होता, फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता, तो आप अपना जो रेंट है उसको कंटिन्यूली उसको डिपॉज़िट करते रहो टेनेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक, या जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्शंस देंगी कि टेनेंट को कि आपका जो रेंट है वो आप पे करते रहो लैंडलॉर्ड की बैंक अकाउंट में, जब तक कि रेंट ट्रिब्यूनल उस एविक्शन वाले एप्लीकेशन पे फाइनल ऑर्डर पास नहीं करता। तो सिंपल सी इसमें बात यह है कि जब एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाता है रेंट ट्रिब्यूनल में उस टेनेंट को निकालने के लिए, तो जब तक उस एप्लीकेशन पे फ़ैसला नहीं होता तो तब तक जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो टेनेंट को कहेंगी कि आपका जो बकाया किराया है उसको भी स्पेसिफाइड टाइम में पे करो, और जब तक वो फ़ैसला नहीं होता एप्लीकेशन पे आप मुसलसल किराया पे करते रहो लैंडलॉर्ड को। उसके बाद है सब सेक्शन 2, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट एज टू अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू और रेट ऑफ रेंट, द रेंट ट्रिब्यूनल shall tentatively determine the dispute and pass the order for deposit of the rent in terms of subsection 1. इसमें कहते हैं कि अगर जो वो रेंट का अमाउंट है जो बकाया है या रेंट का जो रेट है उस पर अगर कोई डिस्प्यूट है लैंडर और टेनेंट का, तो रेंट ट्रिब्यूनल आर्जी तौर पर उस डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगी और ऑर्डर पास करेंगी कि टेनेंट जो है वो कितना रेंट जो है वो पे करेगा। सब सेक्शन 3, in case the tenant has not paid a utility bill, the rent tribunal shall direct the tenant to pay the utility bill. इसमें कहते हैं अगर जो टेनेंट है वो यूटिलिटी बिल को पे नहीं करता तो रेंट ट्रिब्यूनल उसको डायरेक्शंस देंगी कि आप इस यूटिलिटी बिल को पे करो। सब सेक्शन 4, if a tenant fails to comply with the direction or order of the rent tribunal, the rent tribunal shall forthwith pass the final order. कि अगर वो जो यहाँ पे वो रेंट ट्रिब्यूनल हुक्म देता है या डायरेक्शंस देता है टेनेंट को कि आप यूटिलिटी बिल को पे करो, अगर टेनेंट उस ऑर्डर को उस डायरेक्शंस को जो रेंट ट्रिब्यूनल ने उसको दी है अगर उसको फेल होता है, उसको पूरा नहीं करता, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल अपना फाइनल ऑर्डर पास करेंगी। उसके बाद है सेक्शन 25, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस।
सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि जब रेंट ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट को लीव टू कंटेस्ट ग्रांट करेंगी, तो रेंट ट्रिब्यूनल पार्टीज़ के लिए डेट फिक्स करेंगे कि आपने फ़लाँ डेट को अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं। तो सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि द रेंट ट्रिब्यूनल शेल ट्रीट एन एफिडेविट फाइल्ड बाय अ पार्टी एज एविडेंस, कि जब रेंट ट्रिब्यूनल में कोई पार्टी एफिडेविट फाइल करती है किसी एप्लीकेशन के साथ या लीव टू कंटेस्ट के साथ, तो वो जो एफिडेविट होती है उसको रेंट ट्रिब्यूनल एज एविडेंस ट्रीट करेंगी। एंड में ऑफ इट्स ओन मोशन ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, और वो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ वो किसी डिपोनेंट को, यानी जिसने एफिडेविट दी है, उसकी अटेंडेंस के लिए ऑर्डर करेंगे कि वो आ जाए और उस एफिडेविट पे, उसके बयान पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पार्टी रेंट ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करती है कि उस जिसने एफिडेविट दी है उसको अदालत में रेंट ट्रिब्यूनल में बुलाया जाए और उसके उस बयान पे, उसके एफिडेविट पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, तो फिर रेंट जो ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्शंस देंगी उस डिपोनेंट को जिसने एफिडेविट दी है कि वो अदालत में आ जाए, उसके बयान पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। उसके बाद सब सेक्शन 3, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज़ टू अ पार्टी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस। अब अगर किसी पार्टी ने एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, तो उसको 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, 2 से ज़्यादा उसको मौके नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद सब सेक्शन 4, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एन एडजर्नमेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस एक्सेप्ट फॉर अ सफिशिएंट कॉज एंड ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट टू द विटनेस एज इट मे डीम टू फिट। तो इसमें कहते हैं कि अगर किसी गवाह के बयान पे क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, तो उसको अगर एडजर्न करना है, मुलतवी करना है उस क्रॉस एग्जामिनेशन को, तो किसी सफिशिएंट काज की वजह से उसको टाइम दिया जाएगा, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन को मुलतवी किया जा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 5, आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज इफ़ एनी एंड हियरिंग द आर्गूमेंट्स द रेंट ट्रिब्यूनल शैल पास द फाइनल ऑर्डर, कि जब रेंट ट्रिब्यूनल में एविडेंस पे पेश करेंगी, पार्टीज़ अपनी अपनी एविडेंस पेश करेंगी और उसके बाद उन आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल अपना फाइनल ऑर्डर पास करेंगी। सेक्शन 26, रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट, जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोर्ट की पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो इसमें के सब सेक्शन 1 में कहते हैं अ रेंट ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, इंस्पेक्ट अ प्रेमिसेस और इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस और लोकल इंस्पेक्शन। तो इस सब सेक्शन 1 में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर किसी शख्स की अटेंडेंस जो है उसके लिए किसी शख्स को अपीयर कराना है, ऑर्डर करना है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में सामने आ जाएं, तो जो तरीक़ाकार सिविल कोर्ट अपनाता है तो वहाँ पे भी रेंट ट्रिब्यूनल वही तरीक़ाकार अपना सकता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट को वो कंपेल करना है, किसी शख्स के पास कोई डॉक्यूमेंट है एज एविडेंस उसको अगर चाहिए रेंट ट्रिब्यूनल को, तो उसके लिए भी सिविल कोर्ट की जो पावर्स हैं वो रेंट ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर प्रेमिसेस की इंस्पेक्शन करनी है या कोई कमीशन इशू करना है या किसी विटनेस की एग्जामिनेशन करनी है या कोई लोकल इंस्पेक्शन करना है, वो तमाम जो पावर्स है सिविल कोर्ट की वो रेंट ट्रिब्यूनल भी एक्सरसाइज कर सकती है। सब सेक्शन 2 में कहते हैं अ प्रोसीडिंग बिफोर अ रेंट ट्रिब्यूनल शेल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ये जो रेंट ट्रिब्यूनल जो प्रोसीडिंग करता है, जो कार्रवाई करता है किसी एप्लीकेशन पे, किसी केस पे, तो वो एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग उसको कंसिडर किया जाएगा, समझा जाएगा। एंड द रेंट ट्रिब्यूनल शेल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। और जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसको एज अ सिविल कोर्ट कंसिडर किया जाएगा, समझा जाएगा अंडर सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228 पाकिस्तान पीनल कोड के। उसके बाद सब सेक्शन 3, अ रेंट ट्रिब्यूनल में पास एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द फाइनल ऑर्डर, कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे पास कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 27, पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, कि जब वो एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाता है रेंट ट्रिब्यूनल में तो उसको कब तक उस पर फैसला करना ज़रूरी है। तो इसमें कहते हैं द रेंट ट्रिब्यूनल शेल पास अ फाइनल ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर दैन 4 months फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि जब रेंट ट्रिब्यूनल में कोई एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाएगा तो जिस दिन वो एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाता है उस दिन से लेकर आगे 4 महीनों के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन पे फैसला करना रेंट ट्रिब्यूनल के लिए ज़रूरी है। और सब सेक्शन 2 में कहते हैं
If the final order is not passed on an application within the period of 4 months, the rent tribunal shall conduct the proceeding on day-to-day basis. कि अगर रेंट ट्रिब्यूनल 4 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन पे फैसला नहीं कर पाता तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है डेली के बेसिस पे प्रोसीडिंग कंडक्ट करेंगी उस एप्लीकेशन पे। उसके बाद है सेक्शन 28 अपील। अब जब रेंट ट्रिब्यूनल कोई फाइनल ऑर्डर पास करता है तो उसकी अपील कहाँ पे जाएगी? तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं अ पर्सन एग्रीड बाय अ फाइनल ऑर्डर मै विद इन 30 डेज प्रेफर एन अपीलिंग इन राइटिंग टू द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कि अगर रेंट ट्रिब्यूनल कोई फाइनल ऑर्डर पास करता है और उस फाइनल ऑर्डर से कोई शख्स अगर ख़ुद को एग्रीड समझता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उस रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील वो कर सकता है एग्रीड पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज के पास। उसके बाद सब सेक्शन 2 नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास बाय अ रेंट ट्रिब्यूनल। अब रेंट ट्रिब्यूनल अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर पे कोई अपील वो नहीं कर सकता। सब सेक्शन 3 इफ़ एन अपील अंडर दिस सेक्शन इज प्रेफर्ड द डिस्ट्रिक्ट जज may hear and dispose of the same or entrust it for disposal to an additional district judge of the district or area। इसमें कहते हैं कि अगर अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो डिस्ट्रिक्ट जज उस अपील को खुद भी वो सुन सकता है और उस पर फैसला कर सकता है या वो उस अपील को किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी मार्क कर सकता है। सब सेक्शन 4 द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द अपीलेंट डिसमिस द अपील विदाउट नोटिस टू द रिस्पोंडेंट। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील फाइल की जाएगी तो अपीलेंट को जो है उसको जिसने अपील की है उसको सुनने का मौका भी दिया जाएगा और फिर उस अपील को डिसमिस करेगा रिस्पोंडेंट को बगैर नोटिस के। सब सेक्शन 5 द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में वेयर द सर्कमस्टेंस सो रिक्वायर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द फाइनल ऑर्डर। कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास जो अपील आई है तो सर्कमस्टांसिस के मुताबिक फाइनल ऑर्डर जो उसने पास करना है उसको सस्पेंड भी कर सकता है। सब सेक्शन 6 द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में एक्सरसाइज एनी और ऑल द पावर्स ऑफ अ रेंट ट्रिब्यूनल। जो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जो पावर्स है इस रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में जो बताई गई हैं रेंट ट्रिब्यूनल के जो जितनी भी पावर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज कर सकते हैं। सब सेक्शन 7 द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शेल डिसाइड एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। अब जो अपील की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो इनके लिए ज़रूरी है कि 2 महीने के अंदर अंदर उस अपील पे फैसला सुनाया जाए। नो अपील शेल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज जब डिस्ट्रिक्ट जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है ये जब अपील पे अपना ऑर्डर पास करेंगे तो उस ऑर्डर पे फिर आगे कहीं पे भी कोई भी अपील लाइन नहीं करेंगे। तो इस रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का चैप्टर 5 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।